So those who have joined late, let me tell you again, in this session we are going to discuss past year CAT questions of quantitative aptitude जो मैंने assignment में already दिए थे एक बार on the group. So उन questions को हम solve करने वाले हैं. And जितने भी questions मैं देता हूँ in the group assignment, उसमें से maximum are taken from previous year CAT questions. तो ये मान के चलिए जितने भी क्वेश्चंस मैं पोस्ट करने वाला हूँ 90% विल बी कैट क्वेश्चंस जो आ चुके हैं कैट में, बिकॉज कैट रिपीट्स द क्वेश्चंस. ऐसा नहीं है कि कैट में हमेशा नए क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे. सो दैट इज व्हाई वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैट. और बाकी जो 10% बचे दे आर टेकन फ्रॉम अदर एग्जाम्स लाइक जैट हो गया या आपका AFT, इस टाइप के एग्जाम्स. मोस्टली इन 3 क्वेश्चंस को ही लेता हूँ मैं, 3 एग्जाम्स को. तो कैट के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे. थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे इसलिए काफ़ी कम लोगों ने आंसर दिए थे. सो आई विल ट्राई टू गिव यू माई परस्पेक्टिव और माई मेथड्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चन. हो सकता है आपने जो सॉल्यूशन देखा हो उससे डिफरेंट वे में मैं सॉल्व करूं. सो इट कुड बी अ वैल्यू एडिशन फॉर योर नॉलेज. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू अनाउंस दैट वी हैव स्टार्टेड कैट टेस्ट सीरीज बिकॉज अभी वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. तो कैट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है. इन केस यू और एनी ऑफ योर फ्रेंड वांट्स टू ज्वाइन इन, देन यू कैन रिकमेंड. जो लोग लाइव क्लासेस में हैं ऑलरेडी उनको तो मिल ही चुकी है. जो लोग लाइव क्लासेस में नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ मैं. और एनी ऑफ योर फ्रेंड वांट्स टू ज्वाइन इन बिकॉज इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. ओनली द प्राइस इज 1500. यूजुअली कैट में क्या होता है, जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक बट आई विल जस्ट कम बैक टू द टॉपिक आफ्टर 2 minutes. So all the big coaching institutes either they develop their own test series जो कि काफ़ी महंगी होती है, 5-6 हज़ार की रेंज में आएगी, और they connect to a vendor and vendor उनके लिए टेस्ट बनाता है और then they just sell it to their students. और वो आपको जान के शायद हैरानी हो कि जो सेम टेस्ट सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको काफ़ी महंगे प्राइजेस पे बेच रहे हैं. सो इट माइट बी पॉसिबल जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो सेम टेस्ट दे रहे हैं एज कम्पेयर टू ए वेरी big reputed coaching institutes at double this price. So in case anyone wants to join in, then you are most welcome. Now coming to the first question, I will again give you some time to solve this क्योंकि कुछ लोगों ने शायद वो assignment ना solve किया हो. So I am assuming कि everybody of you have not gone through this question. So I'm giving you 2 minutes. एक बार बताइए इस question का क्या आंसर होना चाहिए. Then I will start with the solution. जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप चैट बॉक्स में टाइप कर देना ऑप्शन ABCD में से. राहिल इज सेइंग टेस्ट सीरीज की डिटेल्स ग्रुप में बताने के लिए. ओके, आई विल सेंड द डिटेल्स ऑन द ग्रुप एज वेल. Anyone who got the answer so far? अभी तक किसी ने आंसर दिया नहीं है. गौरव एंड वंशी आर सेइंग सेकंड ऑप्शन. Akshit is saying D option and Nitesh is saying B option. All right, maximum people are saying B. एक दो का D भी आंसर आया. So let me start with this question. ABCD is a square of area 4 which is divided into 4 known overlapping triangles as shown as figure. Then the sum of perimeters of the triangle is ABCD में से कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना. तो स्क्वायर का एरिया गिवन है 4. एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a square where a is the side of the square. That means a square equals to 4. That means a will be equal to 2.
प्लस माइनस 2 होता है वैसे तो, लेकिन माइनस हो नहीं सकती साइड, इसलिए प्लस 2 ही होगी। दैट मीन ये जो स्क्वायर है इसकी चारों साइड्स जो होंगी वो 2 होंगी, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। So all these sides will be 2 each. Now diagonal of a square, इसका फॉर्मूला होता है a√2। सो वो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है 2, तो डायगोनल हो जाएगा 2√2। डायगोनल इज AC एंड BD, दोनों डायगोनल हैं, और डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑलवेज उसको बाइसेक्ट करता है मिड पॉइंट पे। तो अगर ये पूरा AC इज 2√2, सो दिस वैल्यू विल बी √2, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा, ये आधा आधा डिवाइड कर देगा, एंड दिस विल आल्सो बी √2। अब आपको बताना है जो चार ट्राइंगल बने 1 2 3 4, ये चार ट्राइंगल जो बने, व्हाट इज द सम ऑफ द पेरीमीटर्स, उनके पेरीमीटर्स का सम। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, दिस इज नोन एज पेरीमीटर। तो इफ दिस इज अ ट्राइंगल, ये A है, ये B है, ये C है, तो पेरीमीटर विल बी A प्लस B प्लस C। तो इसको अगर मैं O मान लूं तो AOB का पेरीमीटर मैं निकाल लेता हूं। सम ऑफ ऑल द साइड्स मतलब 2 प्लस √2 प्लस √2, दैट मीन्स 2 प्लस 2√2, और आई कैन से 2 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस √2, और ऐसे ऐसे मेरे पास चार ट्राइंगल हैं, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यानी सम ऑफ पेरीमीटर। ऐसे ऐसे चार ट्राइंगल है, एक का एरिया ये है, तो चार का एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 1 प्लस √2, चार गुना कर दो सिंपली से, दैट मीन्स 8 इंटू 1 प्लस √2। सो दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन जिनका आया था दैट इज करेक्ट। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस काफी आए हैं कैट में और हर बार आते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट यू नीड टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज एंड द फॉर्मूलाज ऑफ ज्योमेट्री। अगर आपको ये नहीं पता कि डायगोनल a√2 होता है, या स्क्वायर ऑफ द साइड इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसमें बहुत ज़्यादा इशू आएगा ज्योमेट्री में। यूजुअली यही होता है, जिन लोगों को प्रॉपर्टीज नहीं पता होती ज्योमेट्री की, उनके साथ काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन दिस स्क्रीन यू हैव 2 क्वेश्चंस, तो एक बार खुद से ट्राई करिए दोनों को। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। So take 2-3 minutes and let me know in the chat box what is the answer you are getting. After 2 minutes, I will start. So पहले ऑप्शन का कुछ लोगों ने आंसर बी दिया है, एंड one person is also saying none of these. तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि ये इजी सा क्वेश्चन है। 5 to the power 6 minus 1 इनमें से किसके साथ डिविजिबल होगा? तो 5 to the power 6 एक बड़ा नंबर है, वो हमें नहीं पता, बट हमें 5 क्यूब तो पता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। द आइडिया इज आई एम मेकिंग इनटू दिस फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है a प्लस बी a माइनस बी।
तो इसको मैंने 5 टू द पावर 6 को लिखा 5 क्यूब का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये जगह 5 क्यूब प्लस 1 इंटू 5 क्यूब -1, ए प्लस बी ए माइनस बी, 5 क्यूब होता है 125 प्लस 1 कर देंगे तो 126 आ जाएगा, इंटू 125 -1 इज 124। अब वो कह रहा है इस नंबर को इनमें से किससे डिवाइड कर दें कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ऑब्वियस सी बात है 5 से डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में तो 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ना इसके लास्ट में 0 है ना इसके लास्ट में 5 है, सो दिस इज गॉन। 13 से डिवाइड करके देख लो, 124 डिवाइड होता नहीं है, 126 भी डिवाइड नहीं होता, तो 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, सो आइदर इट इज 31 और इट इज नन ऑफ दिस। 31 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 31 इंटू 4 होता है 124, so that means 31 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, so the correct answer here is B option. So that is how you need to use your common sense in order to get to these type of answers. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कैट में जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने से ही आंसर आ जाएगा। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आया, कुछ लोग ए बता रहे हैं, काफी लोग, यस मैनी ऑफ यू हैव सेड ए। बाकी लोगों ने जिन्होंने आंसर नहीं दिया जल्दी से बताइए, अनदर 20 seconds में आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। आयुषी इज सेइंग सी ऑप्शन। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कह रहा है राम परचेज्ड अ फ्लैट एट 1 lakh rupees and Prem purchased a plot of land worth 1.1 lakh rupees. The respective annual rates at which the prices of flat and the plot increased were 10% and 5%. यानी जिसने फ्लैट खरीदा उसकी वैल्यू 10% पर एनम से इंक्रीज करेगी, जिसने प्लॉट खरीदा उसकी वैल्यू 5% पर एनम से खरीदेगी, लेकिन उसकी इनिशियल वैल्यू 1 लाख थी, उसकी इनिशियल वैल्यू 1.1 लाख थी। After 2 years, they exchanged their belongings and one paid the difference to another. Then who paid what amount to whom? ये क्वेश्चन है। तो इसका जो इंटरेस्ट लगेगा, यानी ये जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 10% पर एनम के हिसाब से लगेगा 2 साल तक 1 लाख पे, दूसरे वाले का लगेगा 1.1 लाख पे 5% पर एनम के रेट पे। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सक्सेसिवली इंक्रीमेंट लग रहा है 10% फिर से 10%। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जिन लोगों ने परसेंटेज की क्लास करी हुई है उनको पता होगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। दिस इज व्हेन देयर आर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे पहले केस में 10% है, तो केस 1 में जो नेट इंक्रीमेंट होगा 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। सीधा सा फॉर्मूला लगा दिया हमने, सो दैट इज 21%। यानी फ्लैट की वैल्यू 2 साल में 21% से इंक्रीज कर जाएगी। दूसरे केस में जहां पे प्लॉट लिया गया है, यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट है 5%, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100, सो दैट इज 10.25। तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी 10.25% से। यानी अगर मेरे पास 1 लाख रुपए थे और मुझे 21% का इंक्रीमेंट मिला, तो इंक्रीमेंट कितना होगा, सीधा से 21,000 आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा फाइनली 2 साल बाद, 1,21,000 ये हो जाएगा। ये जीरो नहीं आएगी, यहाँ पे 1,21,000 आएगा, क्योंकि 21,000 सीधा से इंक्रीमेंट हो गया। अभी जो दूसरी वैल्यू थी वो थी 1.1 लाख, यानी 1,10,000। इस पे इंक्रीमेंट मिला 10.25% का। अभी 10.25% कितना होगा इसका, तो या तो सीधा सा आप परसेंटेज का फॉर्मूला ही लगा दो 10.25% निकालने के लिए, तो 10.25 अपॉन 100 इंटू दिस वैल्यू 110,000, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी,
इन 2 जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 11 into 1025, so this will be how much? 10 11 5 is 55, 22 plus 5 27, 11,275। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11,000 आया ना। हाँ, 1,10,000 पहले था, 11,275 और आ गया 1,21,275, 1,21,275। तो 1,21,000 है, ये 1,21,275 एक्स्ट्रा है, तो द एक्स्ट्रा अमाउंट हेयर इज 275 रुपीज। यहाँ पे 475 है, यहाँ पे 375 है, ओनली वन ऑप्शन इज गिविंग मी 275, सो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो सिंपल सा परसेंटेज का रूल था, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, और कुछ नहीं था। तो अगर आपको फॉर्मूला पता था तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आ जाता है कुछ एग्जाम्स में, कुछ एग्जाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ जाता है, बट many a times different exams have asked a question on this pattern. So I am giving you 2 minutes to solve it, क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, 4 क्वेश्चन भले ही हो, but it will not take more than 2-3 minutes. So एक बार इसको कोशिश करिए सॉल्व करने की जिन्होंने नहीं किया हुआ है, और मुझे बताइए क्या आंसर होना चाहिए 54 से लेके 57। तो एक्चुअल एग्जाम में से लिया गया है, तो उसमें यही नंबर रहा होगा 54 से 57। तो बताइए what should be the answer to these questions? I will start the solution after 2 minutes. So time is over. जिसका आंसर आ गया जल्दी जल्दी बताइए। Rahil is saying I don't understand the line, the loser doubles the money. अभी I will explain what does it mean. So 3 people have given the answer so far. More or less सबके
सेम ही आंसर है एक्सेप्ट 1%। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड तरीका है इनको सॉल्व करने का। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा आप यही तरीका यूज करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द मेथड नोन एज, व्हाट यू विल यू डू इज यू विल बैक ट्रैक, यानी आप लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो इजीली सॉल्व होंगे, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है 4 सिस्टर्स, इनको मैं STUV मान लेता हूँ, are playing a game such that the loser doubles the money of each of the player from her share. They played 4 games and each sister lost 1 game in alphabetical order. यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो हारे, यानी पहला गेम जो है वो S हारी होगी, दूसरा गेम T हारी होगी, तीसरा U एंड फोर्थ गेम V. At the end of the fourth game, each sister had 32 rupees. तो एट द एंड ऑफ फोर्थ गेम ईच वन हैज 32। तो फोर्थ से आप स्टार्ट करेंगे, बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव 4 3 2 1 एंड द इनिशियल अमाउंट, एंड वी हैव S देन T देन U एंड V। उसने कहा कि लास्ट में एट द एंड ऑफ द फोर्थ गेम एवरीबडी हैज 32, तो इसके भी 32 हैं, ये भी 32 32 है 32। दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस। अब वापस चलते हैं, थर्ड राउंड के एंड में क्या हुआ होगा। तो कौन हारा होगा थर्ड राउंड के एंड में? V हारी होगी। तो यानी जो भी हारता है ही डबल्स द मनी ऑफ द ईच ऑफ द अदर प्लेयर्स। यानी अगर ये हार गई है तो उसको सबको बराबर बराबर पैसा देना पड़ा होगा, सच दैट उनके पैसे डबल हो जाए। तो यानी अगर किसी के पास X अमाउंट था तो जो लूजर होगा वो इस अमाउंट को 2X कर देगा। किसी के पास Y अमाउंट था तो ये लूजर इसके अमाउंट को 2Y कर देगा, डबल कर देगा। सो दैट इज हाउ इट इज। सो दिस इज द थिंग। इस राउंड में V हारी होगी तो V ने डबल किया होगा सबका अमाउंट। डबल अगर अमाउंट होने के बाद वैल्यू 32 आई है तो यानी इनके पास 16 रहा होगा इससे पहले राउंड में। थर्ड राउंड के एंड में 16 रहा होगा, क्योंकि फोर्थ राउंड में V हार गई तो इसने उसको क्या किया होगा, डबल किया होगा बाकी लोगों के अमाउंट को। तो थर्ड राउंड के एंड में यानी फोर्थ राउंड के बिगिनिंग में, यहां से कंफ्यूज मत होइएगा, व्हेन आई एम सेइंग थर्ड राउंड का एंड आई एम सेइंग फोर्थ का बिगिनिंग, दोनों एक ही चीज है। दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ फोर्थ राउंड। ऑल राइट, सो दिस माइट बी ए कंफ्यूजन मेनी टाइम्स, तो इसलिए मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ पहले। तो इसने सबका अमाउंट डबल कर दिया, यानी इनके पास 16 16 16 रहा होगा, इसलिए डबल हो गया 32 32 32 हो गया। अब इसने 16 16 16 सबको दे दिया, यानी इसने टोटल 48 अपने पास से एक्स्ट्रा दिया, और 48 देने के बाद भी इसके पास 32 बच गया। यानी इसके पास कितना रहा होगा इससे पहले राउंड में? 48 प्लस 32, उसके पास रहे होंगे 80। सो शी मस्ट हैव बीन हैविंग 80 रुपीज। तो ये हो गया, ये केस आ गया हमारा एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड। दिस वाज द केस। अब एक और स्टेप पीछे चलते हैं, इससे पिछले राउंड में कौन हारा होगा? यू हारी होगी। तो यू ने सबका अमाउंट डबल किया होगा, यू ने सबका अमाउंट डबल किया तो इसके पास 8 होंगे इससे पहले, 8 को डबल होके 16 आया। इसके पास भी 8 होंगे, इसको डबल होके 16 आया। इसके पास रहे होंगे 40, 40 का डबल होके आया 80। तो यानी यू ने कितने रुपए दे दिए सबको? 8 प्लस 8 प्लस 40, तो यानी उसने 56 रुपीज तो दे दिए। तो 56 रुपीज देने के बाद भी उसके पास कितना बचा? 16 और बचा। तो 16 प्लस 56 ये अमाउंट था उसके पास, 72 उसके पास थे, उसमें से 56 उसने अलग अलग तीनों को दे दिए, एंड शी इज लेफ्ट विद 16 रुपीज। दिस इज द केस एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड। अब इससे पहले स्टेप में चलते हैं, क्या हुआ होगा। इससे पहले वाले राउंड में ये आ रही होगी टी, तो यानी इसने अमाउंट डबल किया होगा सबका, तो इसके पास 4 रहा होगा, डबल होके 8 हुआ। इसके पास 36 रहा होगा, डबल होके 72 हुआ। इसके पास 20 रहा होगा, डबल होके 40 हुआ। तो टी ने कितना अमाउंट दिया तीनों को मिला के? 36 इधर, 4 इधर,
40 प्लस 20 60 तो उसने दे दिया, और उसके बाद 8 खुद भी बचा हुआ उसके पास, यानी उसके पास कितने होंगे 68। आउट ऑफ 68 उसने 60 दे दिए तीनों को, और 8 उसके पास बच गए। दैट इज द सिचुएशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट राउंड। अब पहला राउंड किसने हारा होगा, फर्स्ट राउंड में हारी होगी ये। तो इनिशियल अमाउंट अब क्या था वो हम निकालेंगे। तो एस हारी है तो उसने तीनों का अमाउंट डबल किया होगा, तो इसके पास 34 बचा होगा, इसके पास 18 होगा, इसको डबल होके 36 हुआ, फिर इसके पास 10 होगा, डबल होके 20 हुआ। तो एस ने कितना अमाउंट दिया 34 प्लस 18 52 प्लस 62 हो गया ये, और 4 फिर भी उसके पास बचे हुए हैं, तो यानी इसके पास रहे होंगे 66 रुपीज इन द बिगिनिंग। सो दैट इज द इनिशियल पोजीशन। अब ये पूरा टेबल हमारा बन गया। अब कोई भी चारों में से कुछ भी हम आंसर निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी रुपीज डिड सुवर्ण स्टार्ट विद। एस स्टार्टेड विद 66 rupees. So correct answer here is this one. Second question है who started with the lowest amount. सबसे पहले initially lowest amount किसके पास था, 10 रुपए थे V के पास, so V is the answer. उसके बाद है who started with the highest amount. Initially highest amount था S के पास, so S is the answer. 57th है what was the amount with Uma at the end of the second round. End of the second round is this, because ये हम सब ending ले रहे हैं. This is the end of the third round. एंड ऑफ द सेकेंड राउंड में उमा के पास कितना अमाउंट है 72. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको ये बैक ट्रैकिंग करनी है. बैक ट्रैकिंग करते करते आपको इनिशियल स्टेप तक जाना है. दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट आवर असाइनमेंट जो हमने दी थी. अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है असाइनमेंट के क्वेश्चन में. एंड now I will spend 5 minutes in case you have any query regarding your CAT preparation in general. अगर assignment से related कुछ doubt है then you can ask in the chat box. Otherwise you can ask any general query regarding your preparation. कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं और you don't know कि कैसे preparation करनी है, कैसे mock test देने हैं, anything regarding your preparation you can ask. Then after 5-10 minutes we can wrap it up. तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है he or she can type in the chat box. I'll be happy to answer. ऐसी असाइनमेंट्स आई विल ट्राई कि फ्यूचर में भी ऐसी क्लासेस करूं. बट द इशू विद दीज क्लासेस इज दैट many people they give their names to me but they don't attend the class. आज की क्लास में भी कितनी अटेंडेंस यहाँ पे 10 के आसपास है. 9 people are there and I got around 13-14 names. So that is the issue with the free service. Rahil is asking how to approach quantitative aptitude section and also, and just a minute, I missed the question. How to approach quantitative aptitude section and how to do mock test for best performance. Quantitative aptitude के लिए you need to first build the basics of quantitative aptitude. 10th level का जो मैथ्स है तो पहले तो टॉपिक्स देखो कौन कौन से हैं, उसके बाद उन टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर करो जो भी आपके पास मटेरियल हो वहां से. एंड देन स्टार्ट विद द कैट लेवल क्वेश्चंस. या तो कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर कैट के लेवल के जो क्वेश्चन हो जहां से भी आपको मिल जाए वो सॉल्व करो. देन कम टू द मॉक टेस्ट, क्योंकि डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे जंप कर जाओगे देन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस विल नॉट बी ग्रेट, बिकॉज मॉक टेस्ट के जो लेवल होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इट्स जनरली हायर देन द एक्चुअल कैट. अगर आपके मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ भी रहा है तो एक्चुअल कैट में उससे ज़्यादा ही आता है हमेशा. दैट इज अ पैटर्न, कोई रूल नहीं है बट इट्स अ पैटर्न. सो बेसिक से स्टार्ट करो, देन मूव टू एडवांस क्वेश्चंस, देन मूव टू मॉक टेस्ट, एंड बीच में पास्ट पेपर्स भी करते रहना. आयुषी सिंह हाउ टू स्टार्ट प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर DILR. DILR के लिए the only good thing जो हमेशा से मैं सजेस्ट करता हूँ that is practice as many questions as you can. सिंपल से पहले तो अरिथमेटिक स्टार्ट कर लो, बिकॉज अरिथमेटिक के ऊपर ही पूरा बेस्ड होता है DILR. सो फर्स्ट बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अरिथमेटिक. वंस यू आर डन विद अरिथमेटिक एंड दीज कॉन्सेप्ट, उसके बाद सीधा DILR के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो जहाँ से भी आपको मिल जाए, क्योंकि उसमें और कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नई चीज़ नहीं होती है. सो ओनली प्रैक्टिस विल
help you in the questions of DI and LR. पहले easy question से start करो, जैसे जैसे easy question होने लगे solve तो उसका level बढ़ाते रहो. Vamsi is saying, could you please make a video on gap year justification? I'll try. अगर जल्दी से जल्दी हो सके तो I'll make a video on this. I'll also give you a video on the strategy of quantitative aptitude, DILR and VARC अलग अलग in the coming days. Maybe August तक तीनों video I will publish. Nitesh is saying I get stuck between two options in VARC. Please help. VARC में दो ऑप्शन में स्टक हो रहे तो इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है सीधी सी. क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो एंड जितने भी गलतियां हो रही हैं उनको देखो गलतियां क्यों हुई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वी मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, क्योंकि सेम टाइप का अगर क्वेरी आ रही है बार बार, दो ही ऑप्शन में अटक रहे हो, दैट मीन्स या तो प्रैक्टिस की कमी है या फिर सेम चीजें सेम गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो. तो उन दो चीजों को टैकल करो. Rahil is asking what should be the time frame for each of the question in quantitative aptitude. I take time and able to solve all the questions. If you are able to solve all the questions, then simply divide na total number of minutes available in the quantitative aptitude section divided by total number of questions. That is the ideal time. लेकिन सारे क्वेश्चन आपको करने नहीं होते. दैट इज द थिंग. कैट में अगर आप 60% मार्क्स भी ले आओगे ना, देन ऑल्सो इट विल बी गुड. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पहली चीज आपको करनी है कि ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट मत करो जो लेंदी हो या जो आपको आते ना हो, क्योंकि कुछ लोग वहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है मेरे सामने, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मेरे सामने तीन चार चीजें आ सकती है. आइदर आई हैव डन दिस क्वेश्चन व्हाइल प्रैक्टिसिंग, तो ये मेरा जाना पहचाना क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट. दूसरा केस हो सकता है कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन बट आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ शुड सॉल्व इट. मुझे समझ आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बट कैसे सॉल्व करूं उसके बारे में शायद कुछ टाइम लग जाए. तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है मार्क करने का ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू. और तीसरा ये हो सकता है केस कि आपको पता ही नहीं चला क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, तो उस केस में आपको उसको छोड़ देना है क्वेश्चन को. सो दैट इज द स्ट्रेटजी यू शुड यूज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर टाइमिंग वाला इशू. उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि आप पहले वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो इजी हैं, जो आप पहले कर चुके हैं. उसके बाद लास्ट में आके आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन करेंगे जितना भी टाइम बचेगा उसमें, और जो थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चन है उनको आपको देखना भी नहीं है. बट ऐसा ना हो कि सारे क्वेश्चन ही थर्ड कैटेगरी में चले जाए तो दिक्कत हो जाएगी. सो इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी ध्यान दीजिएगा. Vamsi is asking how to get perfect with parajumbles. I've been doing 10 to 15 on daily basis, but there is something that is going wrong. Parajumbles are difficult. Parajumbles में कोई गारंटी नहीं हो सकती कि हमेशा आप सही जो सीक्वेंस है उसको टाइप कर दे, क्योंकि उसमें अभी जो आने लगा है, आई एम टॉकिंग अबाउट कैट स्पेसिफिकली, उसमें अभी जो आता है वो टाइप इन वाले उसमें आते हैं पैराजम्बल्स, यानी आपको पूरा सीक्वेंस टाइप करना पड़ेगा. यूजुअली जो ऑप्शन वाले पैराजम्बल्स होते हैं ना उसमें एलिमिनेशन हो जाता है. आपने अगर दो पेयर्स भी बना लिए तो यू कैन एलिमिनेट लाइक द एग्जाम्स ऑफ जैट एंड IIFT और स्नैप और व्हाटएवर. बाकी सब में ऑप्शंस आते हैं, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करना इट्स इजी इन पैराजम्बल्स, बट इन कैट यू हैव टू टाइप इन. तो उसके लिए आप यही अच्छी बात है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. So always attempt parajumbles, even if you are getting an accuracy of 70%, that is also fine. तो 100% accuracy नहीं आएगी कभी भी टाइप इन वाले पैराजम्बल्स में. So don't worry about it. जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो करिएगा. All right. और कोई क्वेश्चन किसी का? I think that's it. सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. So I'll try to schedule more such sessions, but as I said problem एक ही है, लोग रजिस्टर ज्यादा करते हैं अटेंड कम करते हैं. So that is an issue with me. Otherwise I can increase the frequency of these sessions as well, but still if you don't want these sessions then मैं ही क्यों start करूँ? That is the only logic I have. Those who want it, they will get it. टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने पूछा था उनको I will inform. इनफैक्ट मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा. And next session जब भी होगा I will again tell you on the group. Okay, thanks a lot
for attending the class. We will meet maybe in the next week or the next to next week with another such session. Have a very good night, all of you. Bye bye.